अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोसोलॉजी। पोसोलॉजी विच इज़ अ ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। और ये दो लफ्ज़ों से मिलाकर बना हुआ है, यानी कि पोसोस एंड लॉजी। पोसोस मतलब कि हाउ मच, कितना लिया जाए, एंड लॉजी मतलब कि स्टडी। एक्चुअली ये फार्माकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है या शाख है जिसके अंदर हम लोग डील करते हैं विद द डोजेज ऑफ ड्रग। डोजेज, अगर आप सिर्फ खाली डोजेज की बात करते हैं, देन इट इंक्लूड्स द डोज ऑफ द ड्रग, स्ट्रेंथ, फ्रीक्वेंसी, कि आप कब लेंगे, कितनी लेंगे, कितनी दफ़ा लेंगे, कितने दिन तक लेते हैं, और कब कब लेंगे, और ये कि कितनी खुराक लेते हैं, राइट। इसके अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, यानी कि डोजेज ऑफ ड्रग्स, राइट। नेक्स्ट, ड्रग्स। अगर आप लोग ड्रग्स की बात करते हो तो आप कहते हो वो कोई भी सब्सटेंस जो कि आपके बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर तब्दीली लेकर आता है थ्रू केमिकल रिएक्शन, यानी कि आप बाहर से कोई केमिकल देते हो और अंदर जाकर वो आपके बायोलॉजिकल फंक्शन को तब्दील कर देता है, या तो एक्टिवेट कर देगा या फिर इनहेबिट कर देगा, यानी कि या तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा देता है, या फिर जो बढ़ा हुआ ओवर एक्साइटेड जो फंक्शन है उसको कम करने में मदद देता है, राइट। नेक्स्ट थिंग आती है प्रोड्रग। प्रोड्रग आप एक ऐसी ड्रग को कहते हैं जो कि जब आप लोग एडमिनिस्टर कर लोगे तो अपनी एक्टिव फॉर्म में तब्दील होने के लिए इट शुड बी टू कन्वर्ट बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जब वो अपने फार्माकोलॉजिकल एजेंट, या फिर आप ये कहते हो कि अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाने के लिए उसको लाजिम है कि वो किसी एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर तब्दील हो, ठीक है। इट विल बी कॉल्ड प्रो ड्रग, यानी कि एक ऐसी ड्रग जो कि सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर एंट्री या फिर एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन में मदद देती है, लेकिन उसके बाद वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए तब्दील हो जाती है बिफोर बिफोर बिकमिंग एन एक्टिव फार्माकोलॉजिकल एजेंट, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हैं प्लासिबो की। प्लेसिबो एक ऐसा इनएक्टिव सब्सटेंस है या फिर इनर्ट सब्सटेंस है, यानी कि जिसका खुद से कोई काम नहीं होता। हम लोग वो देते किस लिए हैं, ताकि हम लोग अपने पेशेंट की साइकी को सेटिस्फाई कर सकें। बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों की साइकी समटाइम बन जाती है कि हाँ, अगर हम लोग दवाई पियेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, राइट। इसी तरह से, और हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग उनको कुछ भी पानी आप स्पून में डालकर दे देते हो, या कुछ भी आप लोग उनकी साइकी के साथ उनकी जो भी मेंटालिटी है, या जो उनकी साइकी है उसके लिए, साइकी लेवल के लिए आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक ऐसा सब्सटेंस दे देते हो या एक ऐसा प्रेपरेशन देते हो जो कि इनएक्टिव है, यानी कि नकारा है, या फिर ये कि जो कारामद नहीं है, उसका अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। इट रेफर्स टू एन इनएक्टिव सब्सटेंस और प्रेपरेशन गिवन टू सेटिस्फाई, यानी कि मुतमईन करने के लिए द पेशेंट सिम्बॉलिक नीड्स, यानी कि उसकी साइकी नीड, जो जहनी उसकी ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए या फिर उसको पूरा करने के लिए पेशेंट की हम लोग ये देते हैं। फॉर ड्रग थेरापी एंड यूज इन कंट्रोल स्टडीज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, और हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं इन कंट्रोल्ड स्टडीज़। समटाइम हम लोग इनको टेस्ट में इस्तेमाल करते हैं, जब आप लोग दो तरह के ग्रुप्स आमने सामने रखते हो। आप लोग कहते हो कि आप लोगों को आइडिया है कि अगर आप पेनाडोल लेते हो तो फिर पेनाडोल का क्या इफेक्ट होगा, राइट। आप लोग कहते हो कि अगर आप लोग पेनाडोल लेते हो तो आप लोगों को उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों को पता है कि उससे आप लोग पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर आप लोग फीवर के तौर पे एंटीपायरेटिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन हम लोग प्लेसिबो दे दें अगर एक ग्रुप को, और दूसरे ग्रुप को पेनाडोल दे दें, ताकि हम लोग सही मायनों में ये मालूम कर सकें कि पेनाडोल का एक्चुअली इफ़ेक्ट क्या है। अदरवाइज जो ए ग्रुप है या बी ग्रुप है, अगर इन दोनों को पता है कि इन्हें पेनाडोल मिल रही है, तो इन दोनों की साइकी ये बन जाएगी या बनी हुई है होती है कि थोड़े टाइम के बाद वो ऐसा कहेंगे कि हाँ जी, हमें दर्द में आराम महसूस हो रहा है, हाँ जी, बुखार में कमी महसूस हो रही है, जबकि हमने ए ग्रुप को पैनाडोल दी ही नहीं, हमने उनको प्लेसिबो दिया था, राइट। इनके प्लेसिबो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ साइकी नीड को सेटिस्फाई करता है, यानी कि हमारी जहनी ज़रूरत को, कि बस हमें दवाई दो तो हम लोग ठीक हो जाएंगे।
नेक्स्ट थिंग आती है डोज। डोज को आप लोग कहते हो खुराक, यानी कि आपकी ड्रग की कितनी मिकदार आप लोग एक वक्त में इस्तेमाल करते हो बाय एन इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर, और अ क्वांटिटी टू बी एडमिनिस्टर्ड एट वन टाइम, या वो मिकदार जो कि ली जाती है एक वक्त में, इट विल बी कॉल्ड डोज यानी कि खुराक। नेक्स्ट थिंग डोजेज। डोजेज आपके ड्रग की वो अमाउंट जो कि आप लोग किसी किसी फर्द को देते हो पर यूनिट बॉडी वेट, और द डिटर्मिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द साइज फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ डोजेज। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी मालूम करते हो या मैनेज करते हो कि कितनी देनी है, कितनी बार देनी है, और कितनी दफ़ा देनी है आपने, इनके कितने दिन तक आप लोग दोगे, वो तमाम तर चीज़ें आपकी डोजेज में आ जाएंगी। प्लस डोजेज और डोजेज फॉर्म इज अ डिफरेंट थिंग। डोजेज फॉर्म जो है वो प्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ ड्रग है, यानी कि तैयार शुदा हालत, जबकि डोजेज जो है अमाउंट ऑफ ड्रग विद रिस्पेक्ट टू साइज फ्रीक्वेंसी एंड नंबर, राइट। देन टाइप्स ऑफ डोज आ जाती हैं, यानी कि डोज की कौन कौन सी इकसाम है। सबसे पहले थेरापेटिक डोज, यानी कि वो मुनासिब खुराक जो कि एक एडल्ट के लिए थेरापेटिक इफेक्ट पैदा करती है, यानी कि बीमारी के खिलाफ बेहतर असर पैदा करती है। इट विल बी कॉल्ड एवरेज डोज, ठीक है, sorry, it will be called therapeutic dose. Average dose for an adult to produce a therapeutic effect is called therapeutic dose. नेक्स्ट थिंग लोडिंग डोज। अगर हम लोगों ने स्टार्ट में अगर हम लोग ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कहते हैं स्टार्ट में इनिशियली अगर हम लोग ज़्यादा खुराक देते हैं, बड़ी खुराक देते हैं ज़्यादा असर देखने के लिए, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो उतना जल्दी अगर हम लोग अपनी दवा का असर बॉडी के अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो इनिशियली शुरुआत में हम लोग एक बड़ी खुराक देते हैं जिसको हम लोग लोडिंग डोज कहते हैं, राइट। और उसके थोड़ी देर के बाद आप लोग खुराक को कम कर देते हैं और उसको इत्तेदाल में लेकर आते हैं, या फिर आप लोग कहते हो कि उसको तसलसल में लेकर आते हो, ताकि आप लोग उसके इफ़ेक्ट को बॉडी के अंदर बरकरार रखो और एक जैसा रखो, जिसे आप लोग मेंटेनेंस डोज कहते हैं। यानी कि अ डोज यूज टू मेंटेन द थेरापेटिक इफेक्ट और कंसंट्रेशन इन द ब्लड प्लाज्मा, यानी कि ऐसी खुराक जो कि इस्तेमाल की जाती है बरकरार रखने के लिए। पहले हम लोगों ने इनिशियल डोज दी, यानी कि हम लोगों ने जो लोडिंग डोज दी थी कि शुरुआत में ज़्यादा खुराक दे दी हमने, और उसके बाद फिर हम लोग एक ऐसे खुराक देते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर थेरापेटिक इफ़ेक्ट को या फिर ब्लड प्लाज्मा में उसकी मिकदार को बरकरार रखती है। इस ड्रग को आप लोग मेंटेनेंस ड्रग कहते हैं। फिर आपकी बॉडी या फिर आप लोग कहते हो वो खुराक जो कि बाहिफाजत ली जा सकती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक वो जो कि बाहिफाजत ली जा सकती है, इट विल बी कॉल्ड मैक्सिमल टॉलरेटेड डोज, यानी कि लार्जेस्ट डोज ऑफ अ ड्रग दैट कैन बी टेकन सेफली, जो कि बाहिफाजत ली जा सकती है। देन टॉक्सिक डोज, यानी कि वो खुराक या आपके आपके ड्रग की वो मिकदार जो कि हार्मफुल अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ सीरियस नेचर पैदा कर सकती है, यानी कि खतरनाक अनडिजायरेबल, यानी कि जो आपके मन चाहे इफेक्ट्स ना हो, असरात ना हो, वो पैदा कर देती है। ऐसी ड्रग्स को आप लोग ऐसी डोज को आप लोग टॉक्सिक डोज का नाम देते हैं। नेक्स्ट थिंग फेटाल डोज, यानी कि ऐसी खुराक जो कि मौत वाक़ई कर दे। नेक्स्ट थिंग आप लोग कहते हैं डोज कैलकुलेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अगर पेशेंट्स की बात करें तो आपके पास छोटे बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं और बड़े भी आते हैं। इसके अंदर अगर हम लोग खुराक एक जैसी कतन नहीं रखेंगे, और हम ना रख सकते हैं, और इवन हमारे इसके अंदर खुराक को यानी कि दवा की जो खुराक है वो हम लोग मुख्तलिफ किस्म के अनासर को देखते हुए कैलकुलेट करते हैं, राइट। फिल वक्त पहले पहले हम लोग कहते हैं कि अगर तो हम लोगों ने डोज की कैलकुलेशन करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड डोज एडल्ट डोज दी जाती है जो कि दी जाती है पर्सनस को बिटवीन एज ऑफ 18 to 60 ईयर्स, इनके 18 से 60 साल के लोगों तक को आप लोग एडल्ट डोज देते हो। बच्चों को दोगे तो इससे कम डोज दोगे, और इसी तरह से आप लोग कहते हो कि जो चिल्ड्रन डोज होती है उसको आप लोग कैलकुलेट करोगे मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज के साथ।
और इसी तरह से अगर आप लोग बात करते हो एल्डर्स पेशेंट की, यानी कि जो बूढ़े हो जाते हैं, उनके लिए भी आप लोग डोज कैलकुलेट करते हो। बच्चों की डोज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज आ जाते हैं, लाइक यंग्स फार्मूला और क्लार्क्स फार्मूला। यंग्स फार्मूला में हम लोग कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द मीन, आप लोग कैलकुलेट करोगे जिसके अंदर एज लेते हो ईयर्स में, ठीक है, एज इन ईयर्स ओवर एज इन ईयर्स प्लस 12, यानी कि बच्चे की आप उम्र लेते हो साल में, ओवर साल में ही वही उम्र आप नीचे लिखते हो प्लस 12। इस चीज को कैलकुलेट करके फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे एडल्ट डोज के साथ। सपोज आप लोग कहते हो एडल्ट डोज, सपोज आप लोग कह रहे हो कि एडल्ट डोज आपके पास 500 मिलीग्राम की कोई भी टैबलेट है, ठीक है, और आपके पास बच्चे की उम्र जो है वो तकरीबन 8 साल है, 8 ईयर्स है, तो 8 ईयर्स ही नीचे लिखोगे प्लस 12, इनको प्लस करके 8 डिवाइडेड बाय दिस और फिर मल्टीप्लाई बाय 500, यानी कि इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद फिर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे एडल्ट डोज से, यानी कि 500 मिलीग्राम से। और आप लोग कहते हो 500 मिलीग्राम आप लोग एक टाइम में दे रहे हो, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी डोज आएगी वो भी आप लोग बच्चे को दोगे एक टाइम में। नेक्स्ट थिंग क्लार्क्स फार्मूला। क्लार्क्स फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करते हो स्पेशली इन्फेंट्स के लिए, यानी कि पैदाइश से लेकर 1 साल की उम्र के बच्चे के लिए आप लोग क्लार्क्स फार्मूला इस्तेमाल करते हो। इसके अंदर आप लोग वजन लोगे पाउंड्स में, ठीक है, बच्चे का वजन लो पाउंड्स में ओवर 150। इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हो 150 के साथ, राइट। अब आप लोग कहते हो मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स हैं या अनासिर हैं जो कि असरअंदाज होते हैं आपकी डोज के ऊपर और इसके साथ साथ डोजेज ऑफ ड्रग के ऊपर, यानी कि लाइक आप लोग कहते हो कि जैसे जेंडर है कि मेल है या फीमेल, या फिर आप लोग कहते हो कि उम्र है, लाइक कि वो बच्चा है, नौजवान है या बूढ़ा, या फिर वेट की बात करते हो कि उसका कम वेट है या ज़्यादा वेट है। ये तमाम तर अनासिर असरअंदाज होते हैं किसके ऊपर कि आप लोग अपनी दवा को, कि आपकी दवा जो है वो प्रॉपर या फिर डिज़ायर्ड मनचाही एक्शन पैदा करे, ठीक है। अगर तो आप लोग बहुत कम खुराक दे देते हो तो वो आपका डिज़ायर्ड एक्शन पैदा नहीं करेगा, और अगर तो आप लोग बहुत ज़्यादा दे देते हो तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करेगा। फैक्टर्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो कि फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द एक्शन एंड डोजेज ऑफ द ड्रग, लाइक एज, उसकी उम्र, बॉडी वेट, वजन, सेक्स या जेंडर के मेल है या फीमेल, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जरिए से ले रहे हो, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस किस वक्त ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद डोजेज फॉर्म के किस हालत में ले रहे हो, लाइक लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, या फिर आप लोग पैरेंटल्स ले रहे हो। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स और पैथोलॉजिकल कंडीशन उसकी इफेक्ट करती है, टॉलरेंस, देन कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स के आप लोग कौन सी ड्रग्स ले रहे हो, लाइक ऐसी ड्रग्स जो कि आप लोगों की साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देती है, यानी कि दो ऐसी खुराकों को मिला दो जो सेम इफेक्ट जाहिर करें, या फिर दो ऐसी खुराकों को या फिर दो ऐसी ड्रग्स को मिला दो जो कि ऑपोजिट इफेक्ट जाहिर करे, एंटागोनिस्टिक कहलाती हैं, और ऐसी ड्रग्स जो कि सेम इफेक्ट जाहिर करते हैं साइनर्जिस्टिक ड्रग्स कहलाती हैं। सबसे पहले एज की बात करते हैं, तो एज की हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा कि एडल्ट डोज इज़ फॉर अ पर्सन बिटवीन 18 to 60 ईयर्स, जबकि जो चिल्ड्रन डोज है वो कम होती है, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग 60 ईयर से अबव की एज की बात करें देन इट शुड बी डिक्रीज 3/4 ऑफ द एडल्ट डोज, तो वो भी हम लोग कम करके लेते हैं, एडल्ट डोज का 3/4 हिस्सा लेते हैं। और यंग्स एंड क्लार्क्स फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं चिल्ड्रंस या इन्फेंट्स की डोज को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग बॉडी वेट आ जाता है। अगर तो बॉडी वेट अब नॉर्मल है, ठीक है, तो हम यानी कि ज़रूरत से कम है या ज़रूरत से ज़्यादा है, तो हम लोग डोज को, खुराक को एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि सूटेबली मुनासिब तरीके से हम लोग उसको एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पेशेंट के वजन के मुताबिक। देन जेंडर, आप लोग कहते हैं कि डोजेस फॉर वुमेन शुड बी लेस देन मैन, जो आप लोग वुमेन्स को, औरतों को जो खुराक दी जाती है वो मर्दों से कम होती हैं। क्योंकि वुमेन्स के अंदर
और बहुत से फंक्शंस चल रहे होते हैं, या फिर आप लोग कहते हो मैकेनिज्म्स या फिर दूसरे एक्शंस चल रहे होते हैं एज कम्पेयर टू मेन, लाइक एडजस्ट द डोज, आप लोग खुराक को एडजस्ट करते हो इन प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन पीरियड्स, राइट। नेक्स्ट थिंग, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के किस जरिए से ले रहे हो आप लोग, ठीक है। अगर तो आप लोग इंट्रावीनसली ले रहे हो तो आप लोगों को आइडिया है कि आपका आपका एक्शन जो है वो ऑनसेट ऑफ एक्शन वो रैपिड होगा, तेज है, ठीक है। अगर आप लोग ओरली लेते हो तो ड्रग हैव स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, वो आहिस्ता से अपना असर दिखाती है। अब अगर आप लोग ओरल डोजेस ले रहे हो, अगर आप लोग ओरल डोजेस लेते हो ऑफ ड्रग ऑलवेज ग्रेटर देन पैरेंटल डोज, क्यों, क्योंकि आप लोग कहते हो कि जो आप लोगों की पेरेंट जो आपकी ओरल ड्रग है वो आहिस्ता आहिस्ता करके असर दिखाती है, जबकि पैरेंटल ड्रग जो है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में दाखिल हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से सबक्यूटेनियस एंड इंट्रावेनस इंजेक्शंस इज ग्रेटर देन इंट्रावेनस, राइट। इसके बाद आप लोग बात करते हैं टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो आप लोग कहते हो कि खाना खाने से पहले ले लेते हो तब भी असर दिखाती है, क्या असर दिखाएगी, या खाना खाने के दरमियान लेते हो या खाना खाने के बाद लेते हो, सुबह के वक्त लेते हो या फिर सोने से पहले लेते हो, ये वक्त भी असर करता है आपकी ड्रग के या फिर आपकी डोज पर, राइट। अगर तो कहते हो कि खाने की मौजूदगी में प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक जो है उस दौरान अगर लेते हो तो वो आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को डिले ताखिर कर देती है, ऑनसेट ऑफ एक्शन कम हो मीन स्लो हो जाएगा, पहले खुराक हजम होगी उसके बाद दवा हजम, फिर दवा अपना असर दिखाएगी। और कुछ ड्रग्स जो हैं कॉज इरिटेंट या इरिटेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, और फिर कुछ आपकी जो ड्रग्स हैं मेडिसिन जो हैं वो इरिटेशन, बेचैनी भी पैदा करती हैं, मतली या फिर कै का आना या नोजिया का पैदा होना वो भी पैदा करती हैं। जबकि कुछ ड्रग्स जो हैं वो कि एम्प्टी स्टमक लेनी चाहिए, यानी कि खाली मैदे में लेनी चाहिए। और इसी तरह से हिप्नोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा असर मीन इफ़ेक्टिव हैं या फिर पुर असर हैं जब हम लोग उनको सोने से पहले लेते हैं, यानी कि बेड टाइम। फिर आप लोग कहते हो डोजेज फॉर्म, यानी कि किस हालत में ली जा रही है ड्रग, वो भी असरअंदाज करती है। कैसे कि अगर आप लोग लिक्विड फॉर्म में लेते हो, अच्छा फर्स्ट थिंग यहाँ पे हम लोग बात करें ओरल प्रेपरेशंस की। ओरली अगर आप लोग लिक्विड प्रेपरेशंस ले रहे हो तो उनका ज़्यादा असर होता है एज कम्पेयर टू द टैबलेट्स। लिक्विड या पाउडर अगर आप लेते हो तो उनका इफ एक्शन जो है ऑनसेट ऑफ एक्शन वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द ड्रग्स गिवन इन फॉर्म ऑफ टैबलेट और पिल्स, राइट, इन फॉर्म, राइट। आप लोग कहते हो कि जो आप लोग टैबलेट या पिल्स की सूरत में जो छोटी गोलियां होती हैं उनकी सूरत में जो ले रहे हो आप लोग उसका असर थोड़ा ताखिर से होगा एज कम्पेयर टू लिक्विड और पाउडर्स का, क्यों, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है, अभी उनको डिसोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वो एब्जॉर्प्शन के फेज़ में चली जाएंगी। जबकि टैबलेट जो है वो पहले ब्रेक डाउन होगा, डिसॉल्व होगा, यानी कि अपना एक महलूल बनाएगा और उसके बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएगा, राइट। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं आप लोग तो आप लोग कहते हो कि ये भी आपके डोज के ऊपर बहुत असरअंदाज करती है। कैसे कि जितना अगर सपोज कोई ड्रग है बहुत तेज़ी के साथ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, जज्ब हो गई और बहुत तेज़ी के साथ ही एक्सक्रीट यानी कि बॉडी से बाहर चली गई, तो असर क्या दिखाया उसने, असर तो कुछ ना हुआ, यानी कि वो इट कैन नॉट मेंटेन इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इन द थेरापेटिक इफेक्ट, राइट। जबकि आपकी कोई ऐसी ड्रग जो कि बहुत तेज़ी के साथ एब्जॉर्ब तो हुई लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ताख़ीर कर दी उसने एक्सक्रीट होने में, यानी कि बॉडी से बाहर जाने में, तो वो भी टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स पैदा करेगी। तो आप लोग यहाँ पर डोज को कैलकुलेट करते हो या फिर आप लोग ऐसी डोज का ऐसी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हो जिनके अंदर आप लोग अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सक्रीशन मैकेनिज्म को आप लोग मद्देनज़र रखो। नेक्स्ट थिंग, पैथोलॉजिकल कंडीशंस। समटाइम्स कुछ पेशेंट के लिवर या किडनीज ख़राब होते हैं या सही से काम नहीं करते, तो हम लोग उधर भी अपने ड्रग की जो खुराक है उसको कम करते हैं ताकि हम लोग टॉक्सिक इफ़ेक्ट से, यानी कि जो ख़तरनाक इफ़ेक्ट्स हैं उनसे हम लोग बच सकें। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या है, आप लोग बात करते हैं सपोज अगर हम लोगों को बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा भी दर्द हो मेडिसिन लेते हैं,
सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन ले ली, बॉडी में पेन है, मेडिसिन ले ली, थोड़ा सा बुखार महसूस हुआ, मेडिसिन ले ली। उनको कुछ होता है, वो मेडिसिन ले लेते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक टैबलेट उनके लिए ना काफ़ी हो जाती है, वो 1 से 2 लेने लगते हैं। फिर वो लोग 2 सुबह 2 शाम लेने लगते हैं। ये जो चीज़ होगी, आप लोग कहते हो टॉलरेंस क्रिएट कर देती है। तो इस चीज़ के लिए, यानी कि इस अनयूजुअल गैर ज़रूरी रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि हालांकि आम खुराक के लिए है, ठीक है, जो कि आम खुराक से पैदा हो जाती है एक गैर ज़रूरी रेजिस्टेंस। तो आप लोग क्या करोगे, इसके लिए इंक्रीज कर देते हो खुराक को। इज़ ऑफन रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजायर्ड थेरापेटिक इफेक्ट। अब आप लोग अपना मन चाहा असर देखने के लिए या हासिल करने के लिए आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा या फिर आप लोग खुराक को एडजस्ट करते हो। लास्ट में आ जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। सम टाइम क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स जो हैं वो इकट्ठी ली जाती हैं ताकि आप लोग एक्शन को बढ़ा सको। या तो साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, साइनर्जिज्म, या फिर डिक्रीज कर देते हो यानी कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, यानी कि उसके असर को कम कर दोगे, साइन एंटागोनिस्टिक ड्रग देते हो, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे एएनएस को। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं।